अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये बात करी ना, उससे दिल्ली का 2 करोड़ लोग बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है। दिल्ली तो दिल वालों की है, दिल्ली तो दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए खड़ी होती है, और उस दिल्ली में एक मुख्यमंत्री जो स्वयं एफिडेविट देते हैं दूसरे राज्य का। तो ऐसे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पूरी दिल्ली देख रही है। दिल्ली के लोगों को ही कोरोना के कहर से बचा लिया जाए, यही बहुत बड़ी सफलता होगी। कृपया बात को कुछ और इशू डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के उलझुल नाटक ना करें। अरविंद केजरीवाल जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये साख बचाने का समय नहीं है, ये जनता का प्राण बचाने का समय है। इसलिए हम अभी भी उनको, हम लोगों ने तो, बीजेपी ने बिल्कुल ये निश्चय कर लिया कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम सहयोग करेंगे। बट आज हमें ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज अगर किसी के घर में कोरोना पॉजिटिव हुआ तो पूरा घर रोते बीत रहा है। एक हॉस्पिटल का बेड दिलाने के लिए सारी बड़े बड़े लोगों की स्थिति खराब हो जा रही है। ये स्थिति दिल्ली में कौन सोचा था? आप याद करिए, यही अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड लेवल है, और जब जरूरत पड़ी तो मोहल्ला लेवल का भी नहीं निकला। तो इस झूठ में आप तब तो बच के निकल सकते हैं जब संकट नहीं हो। जब संकट आएगा ना, तब ये सारे आपके वादे झूठ तार तार होके निकल गए। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत के गौरव बन करके नरेंद्र मोदी शासन चला रहे हैं, और देश का बच्चा बच्चा खुश है राहुल गांधी की और ओवैसी जैसे लोगों के परेशानियों से। हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनकी सच्चाई भारत की जनता जान चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सर, दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल ने कह दिया है कि अब दिल्ली में आने वाले पेशेंट्स का इलाज किया जाएगा। जिस तरीके से केजरीवाल ने अपनी जिम्मेदारियों से अपना हाथ पीछे खींच लिया, दिल्ली के हालात वो संभाल नहीं पाए, तो उन्होंने कह दिया कि बाहर के लोगों का दिल्ली में इलाज ही नहीं होगा। तो इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे जो आज बयान दिया है हमारे राज्यपाल अनिल बैजल जी ने? मैंने कल ही एक ट्वीट किया था और मैंने स्पष्ट कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी असफलता को छुपाने का एक कोशिश है। इस समय तो लोग दिल्ली से जा रहे हैं। जी सर। तो दिल्ली में इलाज कराने कोई आ ही कहाँ रहा है दूसरे प्रदेशों से। और जो किसी भी प्रदेश का रहने वाला हो, दिल्ली में रहता हो, उसके इलाज से हम दिल्ली सरकार को भागने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करना संविधान के खिलाफ होगा। कहीं का भी व्यक्ति दिल्ली में घर बना के रह रहा है, यहाँ का अब वासी हो चुका है, तो उसका इलाज करने से कैसे रोक सकते हो? इसलिए ये डिसीजन का जो एलजी को लेना पड़ा, उसका स्वागत है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये बात करी ना, उससे दिल्ली का 2 करोड़ लोग बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है। दिल्ली तो दिल वालों की है, दिल्ली तो दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए खड़ी होती है, और उस दिल्ली में एक मुख्यमंत्री जो स्वयं एफिडेविट देते हैं दूसरे राज्य का। तो ऐसे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, पूरी दिल्ली देख रही है। दिल्ली के लोगों को ही कोरोना के कहर से बचा लिया जाए, यही बहुत बड़ी सफलता होगी। कृपया बात को कुछ और इशू डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के उलझुल नाटक ना करें। सर, अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि दिल्ली में जिस तरीके के हालात खराब होते जा रहे हैं, तो उसको लेकर चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर केजरीवाल हो, तो ये उसी को, अपनी तो दिल्ली संभाल नहीं पाए, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा जा रहा है। कल संजय सिंह कह रहे थे कि दिल्ली में अगर हालात खराब हैं तो वो इसीलिए क्योंकि हमें केंद्र सरकार की तरफ से फंड नहीं मिला। दिल्ली का फंड 60,000 करोड़ है, और 60,000 करोड़ का खर्चा क्या किया ये तो उनको बताना चाहिए दिल्ली के लोगों को। वो नहीं बताते हैं। हमने बार बार उनको कहा कि आप एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए, नहीं करते हैं। आपको मैं, आपके टीवी पे लोग देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि इस कोरोना संकट में, लॉकडाउन में 690 करोड़ रुपया
सीधे जो जनधन अकाउंट खोला गया दिल्ली के उन अकाउंट धारियों को सीधे अकाउंट में गया है। 836 करोड़ रुपया जो लोगों ने जो यहाँ पे उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिए हुए हैं उनको फ्री गैस कनेक्शन दिया इसी दिल्ली में, सीधे उनके खाते में ट्रांसफर। 243 करोड़ रुपए जो दिव्यांग भाई बहन हैं, जो विधवा हैं, महिला हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी भी है। उसके तहत दिल्ली के लोगों को ये फ़ायदा मिला और 768 करोड़ रुपए का राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, जिसको ये बांट नहीं सके हैं। अब ये सारे पैसे सीधे जनता के अकाउंट में चले गए, इसलिए परेशान हो रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल जी? आपको अपने ही प्रदेश के लोगों को इतनी बड़ी राशि मोदी सरकार ने सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया, इससे आपका पेट फट रहा है। ये बड़ा शर्मनाक है। सर, यहाँ पर जब दिल्ली चुनाव थे तो दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों के नाम पर उन्होंने दिल्ली में तो वोट बटोर लिए, और आज जब उनकी सरकार आ गई है तो वो दिल्ली के हालात संभालने के लिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ मांगते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं है। क्या जब मौलानाओं के लिए सैलरी देनी थी तब पैसे कहाँ थे? तब पैसे आ गए थे। और आज जब दिल्ली के हालात खराब है उसे सुधारने के लिए ये कहते हैं कि हमारे पास सैलरी के लिए पैसे नहीं है, हमें केंद्र से 5,000 करोड़ की राशि चाहिए। जिसके पास 60,000 करोड़ है वो 5,000 करोड़ के लिए नाटक रच रहे हैं। ये दर्दनाक है। ये इस कोरोना संकट में शर्मनाक एक्टिविटी है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने कई बार झूठ बोले हैं, साफ साफ सफेद झूठ बोला है। बोलते हैं हमारे पास ये पैसे का कोई कमी नहीं है, वीडियो चल रहे हैं हर जगह, और फिर कहते हैं हमको वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। आपको विज्ञापन निकालने के लिए पैसे हैं और आपको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली का ध्यान कहीं और डाइवर्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप कोरोना संकट में फेल्योर गवर्नमेंट का परिचय दिए हो। दूसरी चीज अभी चली है, बोलते हैं 30,000 बेड है। जो कोई PIL लगाता है तो पता चलता है 3150 बेड है। ये आते हैं कहते हैं 6,000 बेड है। अरे भाई, 30,000 से आप ही 6,000 पे आ गए। और आपको जान के इतना दुख होगा किसी को भी कि जिस समय दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, इन्होंने टेस्ट बंद कर दिया। मतलब टेस्ट ही नहीं करेंगे, इसलिए कोरोना संक्रमित जो 1200 1400 आने लगे प्रतिदिन, 1500, उसमें कमी आ जाएगी तो हमारी साख बचेगी। अरविंद केजरीवाल जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये साख बचाने का समय नहीं है, ये जनता का प्राण बचाने का समय है। इसलिए हम अभी भी उनको, हम लोगों ने तो, बीजेपी ने बिल्कुल ये निश्चय कर लिया कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम सहयोग करेंगे। बट आज हमें ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज अगर किसी के घर में कोरोना पॉजिटिव हुआ तो पूरा घर रोते बीत रहा है। एक हॉस्पिटल का बेड दिलाने के लिए सारी बड़े बड़े लोगों की स्थिति खराब हो जा रही है। ये स्थिति दिल्ली में कौन सोचा था? आप याद करिए, यही अरविंद केजरीवाल जी हैं। बोलते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली की विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड लेवल है, और जब जरूरत पड़ी तो मोहल्ला लेवल का भी नहीं निकला। तो इस झूठ में आप तब तो बच के निकल सकते हैं जब संकट नहीं हो। जब संकट आएगा ना, तब ये सारे आपके वादे झूठ तार तार होके निकल गए। सर, ये तो रही दिल्ली की बात। अगर हम लद्दाख और चीन के बॉर्डर की बात करें तो इसको लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमारी सीमा को लेकर किसी को चिंतित रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जिसके बारे में विश्व भर जानता है कि हम अपनी सीमा की रक्षा करना अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज उसी को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर तंज कसते हैं और ये कहते हैं कि जो स्थिति है वो सभी जानते हैं। खैर, इस शायरी से किसको दिलासा मिलेगा? तो यहाँ पर जो राहुल गांधी की तरफ से बार बार सेना का मनोबल तोड़ने की बात की जाती है और इस तरीके के ट्वीट वो लगातार कर रहे हैं सीमा के विवाद को लेकर, तो क्या कहना चाहोगे सर इस बात? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि या तो राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो उनको डुबाने पे लगे हैं, और या तो वो स्वयं डूबने के लिए ही सारा काम कर रहे हैं।
राजनीतिक रूप से डूबने की बात कर रहे हैं। न जाने कितनी बार उन्होंने सेना का मनोबल तोड़ा है। और सच्चाई ये है कि वो एक गीत की लाइन है ना कि हमारी सरहदों की निगहबान हैं आँखें, ये फौज की आँखें, ये सिपाहियों की आँखें, और अब तो ये भी लोग करने लगते हैं कि अब तो मोदी की आँखें इतनी मुस्तैद हैं कि कोई हमारे सीमा के पास तो छोड़िए, सीमा के करीब आने की भी जुर्रत नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सत्य के रास्ते पे, हम साम्राज्यवादी नहीं हैं। और हमारा साम्राज्यवादी नहीं होना इसी का परिणाम है कि ग्रुप 7 में भारत को न्योता मिलता है। G7 में अमेरिका भारत को बुलाता है सदस्य ना रहते हुए। ये नरेंद्र मोदी जी ने भारत का गौरव बढ़ाया है। और हमारे अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, हमारी सीमा को जो छूने की कोशिश करेगा उसको भारत भरपूर जवाब देना जानता है, और अब तो कई देश देख भी रहे। सर, लगातार कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं और सेना को लेकर कभी ये कहा जाता है कि लद्दाख पे जो सीमा विवाद बना हुआ है तो हमारी जगह पर कब्जा कर चुके हैं, चीनी जो सेना है वो हमारे लद्दाख पर कब्जा कर चुके हैं, और कभी इन्हीं के नेताओं की तरफ से तमाम तरीके की बातें फैलाई जाती हैं। ये कांग्रेस ये क्यों नहीं याद रखती कि 1962 में इन सारी मुसीबतों को पैदा करने वाली यही सरकार है। अगर पीओ पाकिस्तान के पास गया तो वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी है, वो भी इन्हीं की वजह से गया। और आज अगर अक्साई चीन की और लड़ाई चल रही है तो उसकी सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। उन सारी गलतियों को भुलाकर ये केंद्र सरकार को क्यों टारगेट करती हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को देश के गौरव में आनंद नहीं आता। उनको देश के सीमाओं का कोई अतिक्रमण करे इसमें उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़े खुश होकर ट्वीट करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने जो जो गंवाई हैं भारत की सीमाओं पे, नरेंद्र मोदी की सरकार वो सब वापस ला रही है। जिन जिन राज्यों में इन्होंने भारतीयता को कमज़ोर करने की कोशिश की, वहाँ भारतीयता मजबूत हुई है, अब वहाँ तिरंगा लहरा रहा है। ऐसे में लद्दाख का अपना अब इस समय झंडा बन गया है, चीते वाला। और जहाँ तक चाइना और भारत के बॉर्डर का सवाल है, राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी के जितने सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं ना, उन लोगों को बड़ी निराशा होगी जान करके कि आज नरेंद्र मोदी के सत्य रास्ते पे चलने के कारण चाइना भी पीछे हटने लगा है और वो जो निशान है उसको मानने को तैयार हो रहा है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि हम इस मूड में नहीं हैं कि हम 1 इंच भी ज़मीन किसी को दें, और वहाँ पीएम नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं कि हम ना किसी को आंखें दिखाते हैं, ना हम किसी के सामने आंखें झुकाते हैं, पर लगातार नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पर इस तरीके के तंज कसे जाते हैं। तो यहाँ पर असुद्दीन ओवैसी ने भी आज इस तरीके की बात की और वो कहते हैं कि बॉर्डर पर क्या वार्तालाप चल रही है, क्या बातें चल रही हैं चीन और भारत के बीच में, खुलकर बताएं, क्या चीनी सेना ने लद्दाख के ऊपर कब्जा कर लिया है? मैं समझता हूं कि हमारे पड़ोसी देशों से जब संबंध खराब होते हैं ना, तो राहुल गांधी जी जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग इसको एंजॉय करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि पड़ोसियों से खराब रिलेशन हो रहे हैं, क्योंकि वो मोदी जी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। मैं ओवैसी हों या राहुल गांधी हों, इन लोगों को पता चलना चाहिए अब आपकी राजनीति देश के बच्चे नहीं पसंद कर रहे हैं। अब देश में एक नई युवा शक्ति आ चुकी है और वो मोदी पे भरोसा भी करती है और मोदी जी के आह्वान पे सब कुछ सर्वस्व निछावर करने को तैयार है। तो आप लोग उस राजनीति को ले जाइए। हम मजबूत भी हैं, हमारी सीमाएं भी मजबूत हैं और हमारे पड़ोसी राज्यों से, भारत के पड़ोसी राज्यों से हमारे रिश्ते भी मजबूत हैं।
सर अभी कुछ देर पहले आपने G7 को लेकर बात की थी, तो जिस तरीके से प्रस्ताव रखा है अमेरिका की तरफ से, कहा गया है कि G7 में हम भारत को शामिल करेंगे, तो उसी से चाइना इतना ज़्यादा बौखला गया है कि नहीं तो उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत के लिए कोई बयान आता है, पर वो अपने सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में इस तरीके की बातें लिखते हैं और ये कहते हैं कि G7 में भारत अपने आप को शामिल कर कर आग से खेल रहा है और भारत ताकत का भूखा है। तो ये बौखलाहट जो दिख रही है चीन की, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? भारत आग से भी खेलता है और आग को अपने लिए कैसे प्रयोग करना है। हम आग से बिजली बनाना जानते हैं। हम आग कभी दूसरों के घरों में नहीं लगाते। इसलिए मैं आपसे बताऊं कि चाइना अपने यहाँ जो भी लिखवा रहा है वो उसकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बट देशवासियों को इस लाइन पे गौर करना चाहिए, मोदी जी की लाइन, कि ना तो हम आंखें दिखाते हैं और ना तो आंखें झुकाते हैं। इसी एक लाइन में पूरी इतिहास आ जाती है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत के गौरव बन करके नरेंद्र मोदी शासन चला रहे हैं और देश का बच्चा बच्चा खुश है राहुल गांधी की और ओवैसी जैसे लोगों के परेशानियों से। हमें कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनकी सच्चाई भारत की जनता जान चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।